नमस्कार। मेरे चैनल संस्कृत ऑनलाइन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की ये वीडियो संस्कृत व्याकरण का विषय लेकर मैंने बनाई है जो 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए है और आज का विषय है प्रत्यय। प्रत्यय के बारे में इस वीडियो में आज जानेंगे कि प्रत्यय कितनी तरह के होते हैं और उनका अर्थ क्या होता है और हमारे नवीन पाठ्यक्रम में 10वीं कक्षा में कौन कौन से प्रत्यय निर्धारित किए गए हैं उनके उदाहरणों के बारे में विस्तार से हम आज इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए जानते हैं प्रत्यय क्या होते हैं, प्रत्यय की परिभाषा क्या होती है। जो शब्दांश शब्दों या धातुओं के पीछे जुड़कर उनके अर्थ में विशिष्टता उत्पन्न करते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं। अर्थात शब्दों या धातुओं के पीछे जुड़ करके जो उनके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं या उसमें विशेषता उत्पन्न कर देते हैं वो प्रत्यय होते हैं। और संस्कृत व्याकरण में दो तरह के प्रत्यय होते हैं। सबसे पहला है कृदंत प्रत्यय और दूसरा तद्धित प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय क्या होते हैं? जो प्रत्यय धातु में जोड़कर बनाए जाते हैं वो प्रत्यय कृदंत प्रत्यय होते हैं। और तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं? तद्धित प्रत्यय जो धातु के अलावा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय आदि अलग अलग शब्दों के साथ जुड़कर बनते हैं वो शब्द तद्धित प्रत्यय होते हैं। इन दोनों प्रत्ययों के विषय में मैंने आपको इसलिए बताया है क्योंकि हमारे पाठ्यक्रम में तद्धित प्रत्यय है व स्त्री प्रत्यय है, तो हमें पता होना चाहिए कि प्रत्यय जो होते हैं तद्धित वो कौन से होते हैं व स्त्री प्रत्यय भी हम आगे पढ़ेंगे। आगे देखते हैं पाठ्यक्रम में दिए गए प्रत्यय। हमारा जो नवीन पाठ्यक्रम है उसमें दो तरह के प्रत्यय निर्धारित किए गए हैं। सबसे पहला है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय में मतु व त्व प्रत्यय है व स्त्री प्रत्यय है। स्त्री प्रत्यय में केवल टाक प्रत्यय को लिया गया है। तो सबसे पहले हम मतु प्रत्यय को समझते हैं। मतु प्रत्यय क्या होता है? मतु प्रत्यय का अर्थ वाला या वाली इस अर्थ में प्रयोग किया जाता है। इसके नियम क्या क्या है ये हम जान लेते हैं। मतु प्रत्यय के नियम, सबसे पहला मतु प्रत्यय का मत शेष रहता है, परंतु यदि ये हम एक जो टेबल मैंने आपके सामने बनाई है उसको देख लेंगे एक बार। यदि अ जो हमारे स्वर होते हैं अगर उनसे भिन्न कोई अलग स्वर है तो जो मतुक का मत शेष रहता है। और अगर आ स्वर हो, अगर आ हो तो क्या शेष रहेगा? वत शेष रहता है। अगर आ से भिन्न कोई भी स्वर है तो मत शेष रहेगा। और अगर आ स्वर ही हो किसी भी शब्द के अंत में तो उसका वत बचेगा। तो आगे है प्रथम चार वर्णों में से कोई हो, अगर जो हमारे कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग होते हैं उनके पहले चार वर्णों में से अगर कोई होता है जैसे क, ख, ग, घ, ट, ठ, ड, ढ इस तरीके से, तो उनका भी क्या शेष रहेगा? वत शेष रहेगा। आगे है यदि अंतिम वर्ण हो जैसे म, ण, न, ग ये हो तो उनका भी वत शेष रहेगा। तो ये नियम विशेष रूप से ध्यान रखने योग्य है। सभी बच्चे इनको ध्यान से पढ़कर समझ लेंगे व इनको याद रखेंगे। अगला नियम है पुल्लिंग में मान, स्त्रीलिंग में मति व नपुंसकलिंग में मत शेष रहता है। जो हमारा मतु प्रत्यय है उसमें विशेष ध्यान रखने योग्य ये बात है कि पुल्लिंग में मान, स्त्रीलिंग में मति व नपुंसकलिंग में मत शेष रहता है। उसके बाद है तीसरा जो नियम है पुल्लिंग में मतु प्रत्यांत जो है शब्द विशेषण होते हैं। जो मतु प्रत्यय लगकर शब्द बनते हैं वो विशेषण होते हैं, अतः विशेष्य के लिंग, वचन व विभक्ति के अनुसार चलते हैं। अर्थात विशेष्य की जो भी लिंग होता है अगर वो पुल्लिंग में है तो मतु प्रत्यय भी है वो भी हमारा पुल्लिंग में ही प्रयोग होगा, और अगर विशेष्य हमारा स्त्रीलिंग में है तो मतु प्रत्यय भी स्त्रीलिंग में ही प्रयोग होगा।
आगे है पुल्लिंग में इसके जो रूप चलते हैं वो भवत की तरह चलेंगे, स्त्रीलिंग में नदी की तरह चलेंगे, व नपुंसकलिंग में जगत की तरह इसके रूप चलेंगे। तो ये तीनों रूप भवत, नदी व जगत, आप इनको अच्छे से समझ लें व याद कर लें, क्योंकि इस प्रत्यय का प्रयोग करते हुए आपको इनकी आवश्यकता पड़ेगी। आगे है तीनों लिंगों में मतु प्रत्यय लगने पर कुछ उदाहरणों के द्वारा समझते हैं कि क्या क्या परिवर्तन होते हैं। देखते हैं। सबसे पहले है पुल्लिंग में हमने जैसे बात की कि इसमें मान व वान बचता है, स्त्रीलिंग में मति व वती शेष रहता है, व नपुंसकलिंग में मत व वत शेष रहता है। अब कुछ उदाहरणों के द्वारा इसको समझ लेते हैं। देखते हैं कुछ शब्दों के द्वारा। सबसे पहले मैंने अपने टेबल में लिखा हुआ है शब्द, फिर उसका प्रत्यय, उसमें लगेगा जो मतु प्रत्यय, फिर पुल्लिंग, स्त्रीलिंग व नपुंसकलिंग। ये हमारे अलग अलग बॉक्सेस बने हुए हैं, तो इससे हम समझेंगे हर एक शब्द को। सबसे पहला जो शब्द है बुद्धि, बुद्धि में मतु प्रत्यय लगेगा, तो पुल्लिंग में बनेगा बुद्धिमान, स्त्रीलिंग में बुद्धिमती व नपुंसकलिंग में बुद्धिमत। आगे श्री, श्री को जब मतु प्रत्यय में जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? श्रीमान, श्रीमती, श्रीमत। भानु शब्द को मतु प्रत्यय जोड़ने के बाद भानुमान, भानुमति, भानुमत। आगे है विद्या शब्द, इसको पुल्लिंग में बनाएंगे विद्यावान, विद्यावती, विद्यावत। आगे है शब्द फल, फल में जब मतु प्रत्यय जोड़ेंगे फलवान, फलवती, फलवत। आगे है नभस, मतु प्रत्यय लगने पर नभस्वान, नभस्वती, नभस्वत। आगे है अंशु, अंशुमान, अंशुमती, अंशुमत। आगे है गुण शब्द, गुणवान, गुणवती, गुणवत। और आगे है शक्ति, शक्तिमान, शक्तिमती, शक्तिमत। तो आपने देखा इसमें कि जहां पर अ और आ आया हुआ है वहां पर वत शेष रहा है, और जहां पर अ आ से भिन्न है वहां पर मत शेष रहता है। जैसे फल जो शब्द है हमारा, उसमें फल जो है, फल में मतु प्रत्यय लगा तो अ और आ है उसमें, इसलिए वहां पर वत शेष रहा है, फलवत। और जहां पर हमारा अ आ से भिन्न है, जैसे बुद्धि, बुद्धि में ई आया है तो ई से क्या बना है? बुद्धिमती, बुद्धिमान। अ आ से भिन्न है तो वहां पर मत शेष रहा है। ऐसे ही आगे जैसे हमने अंशु किया था, अंशु में भी अ आ से भिन्न है तो वहां पर भी मत शेष रहा है। तो इस नियम, ये जो नियम हमने पढ़े थे उन सबको हम ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे हम मतु प्रत्यय को उदाहरण के द्वारा समझते हैं एक बार। सबसे पहला है बुद्धिमान नरः विचारशीलः भवति। इसमें मैंने आगे के दो शब्दों को आपने देखा हाईलाइट किया हुआ है हरे रंग से। बुद्धिमान नरः, इसमें बुद्धि जो शब्द है उसमें मतु प्रत्यय लगा है और बुद्धिमान बना है। नरः क्या है? हमारा विशेष्य है। तो विशेष्य क्या है? पुल्लिंग, प्रथमा विभक्ति एक वचन है नरः शब्द, तो बुद्धिमान भी क्या है? पुल्लिंग है इसमें, और प्रथमा विभक्ति एक वचन ही होगा। ये हमारा उसी नियम के आधार पर होगा जो मैंने ऊपर बताया था कि विशेष्य के आधार पर ही विशेषण की विभक्ति, वचन व लिंग रहेंगे। तो बाकी वाक्य भी इसी आधार पर हम देखेंगे। दूसरा है वयम श्रीमंतम मुख्य अतिथिम नमामः। हम श्रीमान मुख्य अतिथि को नमस्कार करते हैं। तो मुख्य अतिथि में द्वितीय विभक्ति एक वचन है, तो हमारा जो श्रीमान शब्द है उसमें भी द्वितीय विभक्ति एक वचन का प्रयोग हुआ है। आगे है तीसरा वाक्य, इयम रूपवती कन्या। यह रूपवती कन्या है। कन्या शब्द स्त्रीलिंग है व प्रथमा विभक्ति एक वचन है, तो रूपवती भी रूप शब्द में मतु प्रत्यय लग के उसमें स्त्रीलिंग का प्रयोग हुआ है, रूपवती। आगे है चौथा जो वाक्य है, श्रद्धावान छात्र है लभते ज्ञानम। श्रद्धावान जो छात्र है वो ज्ञान प्राप्त करता है। तो छात्र शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन, और श्रद्धा में मतु प्रत्यय और पुल्लिंग में प्रथमा विभक्ति एक वचन का प्रयोग हुआ है। आगे है बलवद्भ्य मत्सस्य भय मे भयम नास्ति।
बलशाली, मत्स्य भय, मुझे भय नहीं है। तो बलवद भय, मत्स्य भय, मछलियां, मत्स्य क्या होती है? मछलियां। मत्स्य जो शब्द है उसमें कौन सी विभक्ति है? पंचमी विभक्ति बहुवचन है, और बलवद शब्द उसमें भी पंचमी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग हुआ है। तो सब इस बात का ध्यान रखेंगे कि जब भी हमारे विशेष्य में अगर कोई अलग लिंग का प्रयोग हुआ है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग या नपुंसकलिंग में से, या विभक्ति अलग प्रयोग हुई है, तो प्रत्यय लग करके, मतु प्रत्यय लग के उसके लिंग, वचन व विभक्ति भी परिवर्तित हो जाएंगे। इस विषय का हमें ध्यान रखना होगा। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रत्यय त्व प्रत्यय की ओर। सबसे पहले त्व प्रत्यय के नियम जान लेते हैं। पहला है भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए त्व प्रत्यय का प्रयोग होता है। जैसे गुण शब्द से गुणता, ठीक है, और महत से महत्व होता है महता। ऐसे जो हम भाववाचक शब्द बनाते हैं, लघु से लघुता, इस तरीके से जैसे हिंदी में हम बनाते हैं, वैसे ही संस्कृत में भी भाववाचक संज्ञा शब्द बनाने के लिए त्व प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है त्व प्रत्यांत शब्द नपुंसकलिंग एक वचन में बनता है, अर्थात इसका नपुंसकलिंग में ही प्रयोग होता है त्व प्रत्यय का। और त्व प्रत्यय का शब्द के अंत में त्वम जुड़ता है, अर्थात जहां पर भी जिस शब्द में यह जुड़ेगा अंत में त्वम शेष रहेगा। तो बहुत ही आसान है ये प्रत्यय समझना। कुछ उदाहरणों से समझ लेते हैं। पहला है महत् जमा त्व महत्वम, मनुष्य जमा त्व मनुष्यत्वम, विशाल जमात्व विशालत्वम, चपल जमात्व चपलत्वम, अज जमात्व अजत्वम, खेद जमात्व खेदत्वम, जन जमात्व जनत्वम। और आगे है गुरु जमात्व गुरुत्वम, दुर्जन जमात्व दुर्जनत्वम, मूर्ख जमात्व मूर्खत्वम। तो इस प्रत्यय में सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा मूल जो प्रत्यय है वो त्वम नहीं है। कभी कभी इसमें प्रत्यय पूछ लिया जाता है, जैसे आपके सामने मूर्खत्वम आ गया, उसमें कौन सा प्रत्यय है, तो आप त्व प्रत्यय लिखेंगे, ना कि त्वम। तो इस विषय में आप ध्यान रखेंगे और बाकी आपको ये प्रत्यय आसानी से समझ आ गया होगा। आगे है हमारा प्रत्यय स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय क्या होते हैं? ये प्रत्यय पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में परिवर्तित करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जो अपने नाम से ही पता लग रहा है कि ये स्त्री प्रत्यय है, पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए। स्त्री प्रत्यय वैसे तो 4 तरीके से होते हैं, टाप, डाप, गी व गींच। ये 4 तरीके के प्रत्यय होते हैं, पर हमारा जो पाठ्यक्रम है उसमें टाप प्रत्यय है, तो हम टाप प्रत्यय के बारे में जानेंगे। टाप प्रत्यय के नियम पहले हम समझ लेते हैं। पहला है अकारांत पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए टाप प्रत्यय जोड़ते हैं, और टाप का क्या शेष रहता है? आ शेष रहता है। टाप प्रत्यय के ट और प का लोप हो जाता है, अर्थात उनका अंत हो जाता है और सिर्फ आ शेष रहेगा। तो ये भी प्रत्यय बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। जिन शब्दों के अंत में अक होता है उनको स्त्रीलिंग बनाते समय भी आ हो जाता है, पर शब्द के अंतिम क से पूर्व ई लग जाता है। इसमें आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, जहां पर भी अंत में अक आपको जो आप उच्चारण करोगे, जो साउंड आएगी किसी भी शब्द की अक की, तो वहां पर आपके अंत में ई का आगमन हो जाएगा। वो हम उदाहरणों के द्वारा अच्छे से समझ लेंगे। देखते हैं कुछ उदाहरण यहाँ पर। टाप प्रत्यय के उदाहरण हम यहाँ पर देख रहे हैं। सबसे पहले शब्द है, प्रत्यय है, और नया शब्द क्या बनेगा प्रत्यय लगकर? शब्द है अज, टाप प्रत्यय से अजा, अश्व अश्वा, एडक एडका, कनिष्ठ कनिष्ठा, अनुकूल अनुकूला, उत्तम उत्तमा, क्रूर क्रूरा, आचार्य आचार्या, गंग गंगा, चटक चटका, वृद्ध वृद्धा, सेवक सेविका। अब यहाँ पर जब हम आए हैं सेवक, मैंने आपको बताया था जहां पर अक का उच्चारण होगा वहां पर ई का आगमन हो जाएगा, तो सेवक। अक का यहाँ पर साउंड आया है, वॉइस आई है,
तो यहाँ पर ई आ गया है सेविका। तो ये आप ध्यान देंगे, यहाँ पे थोड़ा सा परिवर्तन है इसमें। आगे है संयोजक, संयोजिका, गायक, गायिका। उदाहरण है श्रावक, श्राविका। अब यहाँ पर हम एक चीज ध्यान रखेंगे कि जैसे हमने यहाँ पर जाना कि जहाँ पर क अंतिम अक्षर हो या अक की साउंड जहाँ पर आ रही है वहां ई का आगमन हो जाएगा, लेकिन कुछ शब्द ऐसे भी प्रत्यांत होते हैं जहाँ पर क तो अंतिम अक्षर होता है पर वहां पर ई का आगमन नहीं होता, क्योंकि वहां पर अक का जो वॉइस है, वो साउंड है, वो नहीं आता है। देखते हैं उपत्यक, उपत्यक, तो यहाँ पर उपत्यका ही बनेगा। आगे है शंख, शंका ही बनेगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ई का आगमन नहीं होगा। तो कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं, इनको आप जैसे आपको समझाया जा रहा है आप वैसे ही उनको याद करेंगे। आइए अब देखते हैं परीक्षा में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। प्रश्न आता है अधोलिखित पदेषु रेखांकित पदानां प्रकृति प्रत्यय संयोज्य विभज्य व उचितम उत्तरम चित्वा लिखतः। नीचे लिखे गए रेखांकित पदों की प्रकृति अर्थात जो मूल शब्द है या धातु, उनके प्रत्यय को संयोज्य, उनके साथ प्रत्यय को जोड़ना है या विभज्य या अलग करके उचित उत्तर आपको लिखना है। तो पहला उदाहरण देखते हैं। बलवान रक्षक है चौरम ताड़यति। तो यहाँ पर बलवान शब्द का देखना है हमें कि कौन सा प्रत्यय इसमें लगा है। तो बल जमा क्षत्रिय प्रत्यय, बल जमा मतुक प्रत्यय या बल जमा शानच प्रत्यय। तो बलवान हमें पता है, वान मान कहाँ पर बचता है, बल जमा मतुक प्रत्यय, ये इसका उत्तर होगा। आगे है विद्वत्वं च नृपत्वं च नैव तुल्यं कदाचन। विद्वत्व व नृपत्व नैव तुल्यं कदाचन। इसमें विद्वत्वम जो शब्द है हमारा, उसमें हमें बताना है कि कौन से प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। विद्वस जमा त्वम, विद्वस जमा त्व या विद्वस जमा त्वम। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, त्वम जो है इसमें त्व प्रत्यय का त्वम शेष रहता है, लेकिन जो मूल जो हमारा प्रत्यय है वो त्व है। इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। हमेशा जहां पर भी त्वम होता है आपको त्व प्रत्यय का ही प्रयोग करना है। तो उत्तर होगा विद्वस जमा त्व। अगला उदाहरण है सेविका गृह कार्यम करोति। सेविका, सेविका शब्द है यहाँ पर, प्रत्यय देख लेते हैं। सेविक जमा टाप, सेवक जमा टाप, सेव जमा इका। अब सेवक अक का इसमें उच्चारण जो हम करते हैं वो साउंड आ रहा है इसका, तो इसमें ई का आगमन हुआ है और टाप प्रत्यय है, तो सेवक जमा टाप, सेविका। अगला उदाहरण देखते हैं। बालकानां चपलत्वम अति शोभनम भवति। बालकानां चपलत्वम, अब चपलत्वम जो शब्द है यहाँ पर उसका हमें देखना है ऑप्शन चपल जमा त्व, चपल जमा त्वम, चपल जमा त्वत। तो आपको पता चल जाएगा एकदम देखते ही, इसमें तो त्व प्रत्यय होगा, चपल जमा त्व, ये हमारा उत्तर होगा। अगला है धनवंतम जनम लोके श्रेष्ठम मन्यते। धनवंतम, अब इसमें देखेंगे धन जमा मतुक प्रत्यय, धनी जमा मतुक प्रत्यय या धनवत जमा तम प्रत्यय। तो हमें पता है धनवंतम, ये तो जो धनवान शब्द है उसका तो द्वितीय विभक्ति है, तो धन जमा मतुक प्रत्यय ही लगेगा, क्योंकि धनवान से ही धनवंतम बनता है। आगे है एषा स्त्री कृपण जमा टाप अस्ति। यहाँ पर आपको प्रत्यय को जोड़ना है, संयोज्य जोड़ना है। कृपण जमा टाप, कृपण है, कृपणा या कृपणी, तो कृपणा ये रहेगा यहाँ पर, क्योंकि टाप का आशेष रहता है। अंतिम उदाहरण देखते हैं। प्रभाया माता चिकित्सक जमा टाप अस्ति। तो चिकित्सक जमा टाप, चिकित्सका, चिकित्सिका या चिकित्सका। तो चिकित्सक अक आया है यहाँ पर, ई का आगमन होगा यहाँ पर, तो जो ख है हमारा चिकित्सिका, वो इसका उत्तर रहेगा। तो उदाहरणों के द्वारा हमने जाना व समझा कि किस तरीके से सभी प्रत्यय को हमें नियम से याद करना है, उनको समझना है,
व उदाहरणों के द्वारा कैसे हम उनको परीक्षा में करेंगे, ये भी मैंने आपको अच्छे से समझाया है। व इसके साथ अभ्यास के लिए भी एक वर्कशीट मैंने आपके लिए बनाई है, जो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगी। आप उसको डाउनलोड करिए, अपनी कार्य पुस्तिका में आप उसको लिखिए व सॉल्व करिए सारे प्रश्नों को। अगर कोई प्रश्न आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।